नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम जो पढ़ेंगे वो है मोशन ऑफ द अर्थ के एमसीक्यूज। मोशन ऑफ द अर्थ, मोशन ऑफ द अर्थ के एमसीक्यूज हम यहाँ पर पढ़ेंगे। टोटल 30 एमसीक्यूज हैं जो मल्टीपल क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टाइप है, मतलब जितना टफ हो सकता है उतना टफ बनाया है। आप इस डायग्राम को देखना, देखो अर्थ के बारे में स्टडी करें तो अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पर 23.5 झुकी हुई है। अपने एक्सिस पर 23.5 झुकी हुई है, ये इसका एक्सिस है। ये वाला जो आपको दिख रहा है 23.5 एक्सिस पर झुकी हुई है। ये इसका राइट एंगल है ऑर्बिट पर। ऑर्बिट यानी कि जिस मार्ग पर ये चल रही है, उस मार्ग पर, जिस पथ पर ये चलती है, जिसे हम कहते हैं एलिप्टिकल ऑर्बिट, यानी कि दीर्घवृत्ताकार जो ऑर्बिट हमें दिखाई देता है, पथ हमें दिखाई देता है, उसके ऊपर ये जो एंगल है, यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री एंगल है। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल यहाँ पर है। और अपने अर्थ के, यानी कि अर्थ जो है अपने ऑर्बिट के साथ कितने डिग्री का कोण बनाती है, ये वाला जो ऑर्बिट का डिग्री बना रही है इसके साथ एक्सिस वाला, वो है 66.5 डिग्री वाला, 66.5 डिग्री। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑर्बिट की जो है वो डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। ठीक है, ऑर्बिट की डायरेक्शन है ये वाली। आप लोगों के सामने यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है, ये ऑर्बिट की डायरेक्शन है। सेलेस्टियल बॉडी है ये, सेलेस्टियल इक्वेटर इसे बीचों बीच से जो काटती है, ये वाली जो लाइन है वो इक्वेटर कही जाती है। 23.5 जो नॉर्थ है इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 23.5 जो साउथ है इसे कहा जाता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, बात करें इसके मैग्नेटिक पोल की, तो जो साउथ वाला मैग्नेटिक पोल है वो तो है यहाँ पर, और जो नॉर्थ वाला मैग्नेटिक पोल है वो है यहाँ पर। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और साउथ मैग्नेटिक पोल में देखो ये डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। साउथ मैग्नेटिक जो पोल है, ये वाला जो पोल है, वो एक्सिस और साउथ मैग्नेटिक पोल के बीच में 10 डिग्री का अंतर हमें देखने को मिलता है, और यहाँ पर हमें ज़्यादा अंतर हमें देखने को नहीं मिलता है। मतलब जो साउथ मैग्नेटिक पोल है वो राइट एंगल से बिल्कुल राइट एंगल से थोड़ा सा राइट साइड में है। ठीक है, और ये वाला नॉर्थ मैग्नेटिक पोल भी क्या है, राइट साइड में है, इस तरफ है। ठीक है, बात करें हम पृथ्वी की घूर्णन की, तो पृथ्वी का जो घूर्णन है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ है, ये हमने पढ़ लिया था पिछली क्लास में। ठीक है, तो आज हम देखते हैं 30 क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं 30 क्वेश्चन के बारे में। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पृथ्वी के घूर्णन के बारे में सही कथन कौन सा है। सही कथन आपको बताना है पृथ्वी के घूर्णन के बारे में। देखो पृथ्वी के घूर्णन के बारे में यहाँ पर कथन है, पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, ये बात सत्य है। पृथ्वी का घूर्णन लगभग 23 घंटे 56 मिनट और कितना सेकंड, आप लोग कमेंट करके बताइए, 4 सेकंड में पूरा होता है, ये बात भी सही है। घूर्णन के कारण ऋतुएं बनती है, तो घूर्णन के कारण ऋतुएं नहीं बनती है, इसलिए यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ऋतुएं जो बनती है वो परिक्रमण के कारण बनती है, परिक्रमण के कारण बनती है, मतलब रिवॉल्यूशन के कारण जो है वो ऋतुएं बदलती है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो एक, एक और दो कथन जो है वो सही हो जाएंगे, एक और दो से। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल देखिए, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पहली बात तो ये आपको ध्यान रखनी है, इसलिए सूर्य हमेशा पूर्व से उगता दिखता है। वैज्ञानिक रूप से यह एक चक्कर लगभग 23 घंटे 56 मिनट में पूरा करती है। ठीक है, ये 23 घंटे 56 मिनट में पूरा याद रखना, जिसे हम सामान्य रूप से 24 घंटे मानते हैं। गुणन का मुख्य प्रभाव जो पड़ता है वो किस पर पड़ता है, दिन और रात बनते हैं, गुणन के मुख्य प्रभाव में ये आते हैं, ध्यान रखिएगा। गुणन की वजह से दिन और रात बनते हैं, जबकि ऋतुओं का निर्माण जो है वो पृथ्वी की क्रांति और दूरी के झुकाव से होता है। यानी कि पृथ्वी अपने एक्सिस पर जो 23.5 झुकी हुई है, एक तो ये है इसकी वजह से ऋतुएं बदलती है, और दूसरा है पृथ्वी अपने पथ पर क्या कर रही है, परिक्रमा कर रही है, जिसकी वजह से ये बनती है। इसलिए कथन एक और दो सही है, जबकि कथन तीन क्या है, गलत है। प्रश्न नंबर 2 है यहाँ पर, पृथ्वी की धुरी झुकाव के बारे में आप क्या जानते हैं।
देखो पृथ्वी की धुरी जो है वो 23 डिग्री 5 मिनट झुकी हुई है, ये बात सत्य है। यह ऑर्बिटल प्लेन से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। अभी हमने पढ़ा था पृथ्वी जो है अपना जो ऑर्बिटल ये प्लेन है इसके ऊपर जो है, ये जैसे मान लो ये पृथ्वी है, तो इसके ऊपर ये जो है वो कितने डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ से देखिए ये 66 डिग्री 5 मिनट है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा। यह झुकाव जो है वो दिन रात उत्पन्न करता है। नहीं, ये झुकाव दिन रात उत्पन्न नहीं करता, ये जो झुकाव है वो ऋतुएं उत्पन्न करता है। ठीक है, इस झुकाव की वजह से ऋतुएं उत्पन्न होती है, जबकि दिन रात बनते हैं पृथ्वी के घूर्णन की वजह से। तो यहाँ पर भी 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसकी डिटेल देखिए, पृथ्वी की धुरी जो है 23.5 डिग्री झुकी हुई है और यह झुकाव वास्तव में ऑर्बिटल प्लेन के सापेक्ष कितना डिग्री है, 66.5 डिग्री। ये दोनों फैक्ट ध्यान रखना, पृथ्वी झुकी हुई है 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर, जबकि अपने ऑर्बिटल प्लेन के साथ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और यह झुकाव जो है वो ऋतुओं का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि सूर्य की जो किरणें हैं वो अलग अलग स्थानों पर अलग अलग कोण से गिरती है झुकाव के कारण। दिन रात का कारण जो है वो पृथ्वी का घूर्णन है, न कि उसका झुकाव। इसलिए कथन 1 और 2 पूरी तरह सही है, जबकि कथन 3 गलत है। तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी की क्रांति मतलब रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन क्रांति या फिर मैं कहूँ परिक्रमण, जो हम पढ़ते हैं हिंदी में परिक्रमण गति, जो कि 365 सही 1/4 दिन का होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पृथ्वी के क्रांति यानी रिवॉल्यूशन के बारे में सत्य कथन, पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 से 1/4 दिन में पूरा करती है, तो ये सही है हमारा राइट आंसर। लीप वर्ष हर 5वें वर्ष आता है, नहीं लीप वर्ष हर 5वें वर्ष नहीं आता, लीप वर्ष जो है हर चौथे वर्ष आता है। ठीक है, पृथ्वी की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है, तो ये ऑप्शन भी हमारा सही हो गया। तो हमारा जो गलत ऑप्शन है वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 गलत हो गया। यहाँ पर सही कथन पहुंचा है तो 1 और 3 हमारा सही कथन है, तो 1 और 3 ए राइट आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसके बारे में देखते हैं। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 से ही 1/4 दिन में पूरा करती है, ये बात सही है। इसलिए हर 4 वर्षों में 6-6 घंटे जोड़कर लीप वर्ष बनाया जाते हैं, यानी कि 6 चौके 24 घंटे यहाँ पर बनाए जाते हैं। और इस दिन को जो है वो फरवरी के 29वां दिन माना जाता है, मतलब फरवरी के जो 28 दिन होते हैं उसको चौथे साल में 29 दिन कर दिया जाता है, एक दिन वहाँ जोड़ दिया जाता है। लीप वर्ष 5वें वर्ष नहीं बल्कि चौथे वर्ष में आता है, ये ध्यान रखिएगा। पृथ्वी की कक्षा एक परिपूर्ण व्रत नहीं बल्कि एक दीर्घ व्रत है। ठीक है, यहाँ पर भी यही दिया गया है कि पृथ्वी की कक्षा जो है वो दीर्घ वृत्ताकार है। ठीक है, जिसके कारण पृथ्वी की सूर्य से दूरी साल भर बदलती रहती है, कभी सूर्य और पृथ्वी नजदीक आ जाते हैं और कभी सूर्य और पृथ्वी दूर चले जाते हैं। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कथन 1 और 3 सही है, जबकि कथन 2 गलत है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर चौथा, समर सोल्स्टाइस यानी कि 21 जून को, सिंपल सी बात है, इसे हिंदी में कहते हैं ग्रीष्म अयनांत, अयनांत इंग्लिश में कहते हैं समर सॉलिस्टिस। ठीक है, जो कि 21 जून को होता है। इसके बारे में आपके पास ये कथन दिए गए हैं, इसके बारे में आपको बताना है। क्या 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, ये सही बात है, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। क्या सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर पड़ती है 21 जून को, सही बात है, सूर्य की किरणें जो है वो 21 जून को यहाँ पर 21 जून जो कि कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उसके ऊपर सीधी पड़ती है 21 जून को। तो दूसरा नंबर का जो स्टेटमेंट है वो भी सही है। और तीसरा है आर्कटिक सर्कल से ऊपर 6 महीने अंधेरा रहता है। ध्यान रखना, जब 21 जून की बात आती है तो 21 जून के समय में सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है, यानी कि कर्क रेखा पर रहता है। तो आर्कटिक सर्कल के जो ऊपर वाला पार्ट है वहां पर 6 महीने अंधेरा नहीं, वहां पर 6 महीने क्या रहता है, दिन रहता है। तो ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 1 और 2 यहाँ पर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। 21 जून को सूर्य सीधे कर्क रेखा पर चमकता है, सही बात है, उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ओर झुका होता है, उत्तरी गोलार्ध जो है वो सूर्य की ओर झुका हुआ होता है इस टाइम पर, इसलिए यह वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इस समय आर्कटिक सर्कल में 24 घंटे दिन रहता है, इस टाइम पर आर्कटिक सर्कल पर तो 24 घंटे का दिन रहता है, न कि 6 महीने पूरा अंधेरा। ठीक है, आर्कटिक सर्कल से ऊपर की अगर मैं बात करता हूँ ऊपर की तरफ, तो वहां पर उजाला रहता है। 6 महीने वाला जो अंधेरा है इस टाइम पर वो दक्षिण ध्रुव अंटार्कटिका क्षेत्र में होता है।
ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर ये हमने ऑर्बिटल पीरियड बना दिया और यहाँ पर हमने अर्थ बना दी 21 जून वाली, और यहाँ पर है सन। ठीक है, तो सन की जो रेज है वो उत्तरी गोलार्ध पर पड़ेगी, उत्तरी गोलार्ध पर पड़ेगी और उत्तरी ध्रुव पर उस टाइम पर उजाला रहेगा, लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव पर वहां पर अंधेरा रहेगा। तो 6 महीने वाली जो अंधेरा वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो यहाँ पर लागू होता है अंटार्कटिका वाले पर, दक्षिणी गोलार्ध पर, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव पर। ठीक है, तो ये जो कथन था हमारा वो गलत हो जाएगा। तो कथन 1 और 2 सही है और कथन 3 गलत है। कथन 3 क्या था? कथन 3 था कि आर्कटिक सर्कल से ऊपर 6 महीने अंधेरा होता है। नहीं, 6 महीने अंधेरा जो है वो अंटार्कटिक सर्कल से नीचे की तरफ होता है, दक्षिणी गोलार्ध में। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर, विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर की बात होती है। इस समय जो है देखो, ये हमारी अर्थ है, ये 0 डिग्री लेटीट्यूड है, ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा है और ये 23.5 डिग्री मकर रेखा है। इस तारीख यहाँ पर जो सूर्य चमकता है वो 21 जून को चमकता है और यहाँ पर जो सूर्य चमकता है वो 22 दिसंबर को चमकता है। इस वाले समय को हम कहते हैं ग्रीष्म सोलिस्टिस या समर सोलिस्टिस हम कह सकते हैं, जो कि 21 जून को होता है। और यहाँ पर जो होता है वो विंटर सोलिस्टिस होता है, मतलब यहाँ की बात की जा रही है। तो इस टाइम पर जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य होता है, तो सूर्य जो है वो मकर रेखा पर लंबवत चमकता है इस टाइम पर, सही बात है। उत्तरी गोलार्ध में यह सबसे लंबी रात होती है, सही बात है, जो क्योंकि 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, तो वह ऑब्वियस सी बात है उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात हो जाएगी। और दक्षिणी गोलार्ध में इस समय पर क्या होती है? गर्मियाँ होती है। तो यहाँ पर 1, 2 और 3 तीनों स्टेटमेंट सही है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए। 22 दिसंबर को सूर्य सीधे मकर रेखा पर चमकता है और पृथ्वी का दक्षिणी भाग सूर्य की ओर झुका होता है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में यह गर्मियों का मौसम होता है। जैसे मैं यहाँ पर बनाऊँ इस ऑर्बिटल पीरियड को, तो इस समय जो अर्थ होती है वो यहाँ पर होती है और सूर्य जो होता है वो इस तरीके से होता है यहाँ पर। ठीक है, तो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो सीधी कहाँ पर पड़ती है? दक्षिणी गोलार्ध में यहाँ पर पड़ती है। यहाँ पर जो है वो सर्दियाँ पड़ती है और यहाँ पर गर्मियाँ पड़ती है। उत्तरी गोलार्ध सूर्य से दूर रहता है, जिसके कारण वहाँ साल की सबसे लंबी रात पड़ती है। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात होती है और सबसे लंबा दिन दक्षिणी गोलार्ध में होता है। यही कारण है कि इस दिन उत्तरी हिस्से में ठंड सबसे अधिक महसूस होती है। दिसंबर का जो दिन होता है, दिसंबर का जो महीना होता है, जनवरी का जो महीना होता है, इसमें सूर्य यहाँ पर रहता है, इसलिए हमारे यहाँ पर जो है कर्क रेखा वाले क्षेत्र में हमें गर्मियाँ फील नहीं होती, सर्दियाँ फील होती है। ठीक, चलिए, तो इस प्रकार तीनों कथन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठवा, इक्विनॉक्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इक्विनॉक्स को हिंदी में कहते हैं विषुव। इक्विनॉक्स को क्या कहते हैं हिंदी में? विषुव। विषुव जो होता है वो 21 मार्च और 23 सितंबर को होता है। और जिस समय लीप वर्ष होता है तो ये एक डेट जो है वो एक दिन पहले आ जाती है, मतलब 21 मार्च की जगह 20 मार्च हो जाता है और 23 सितंबर की जगह 22 सितंबर हो जाता है। तो ध्यान रखना, 21 मार्च और 23 सितंबर को जो है वो सूर्य भूमध्य रेखा पर लंबवत चमकता है। यहाँ पर 21 मार्च और 23 सितंबर में यहाँ लिख देता हूँ, भूमध्य रेखा पर सीधा चमकता है। इस समय क्या होता है? पूरी अर्थ पर दिन और रात बराबर होते हैं। ये पहली बात जो है वो सही है। सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, ये बात भी सही है। इक्विनॉक्स सिर्फ उत्तरी गोलार्ध में होता है? नहीं, इक्विनॉक्स दोनों गोलार्धों में, मतलब पूरी अर्थ पर होता है। दोनों गोलार्ध छोड़ो, पूरी अर्थ पर इक्विनॉक्स की स्थिति होती है, मतलब दिन और रात बराबर होते हैं उस समय। तो तीनों यहाँ पर सही नहीं है, क्योंकि ये तीसरा तो गलत हो गया। तो 1 और 2 सही है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इक्विनॉक्स वर्ग के 2 ऐसे दिन होते हैं जब पृथ्वी की धुरी सूर्य की ओर न तो झुकी होती है और न ही उससे दूर होती है, बिल्कुल इक्वल होता है। इस कारण सूर्य सीधा भूमध्य रेखा के ऊपर स्थित होता है। परिणाम स्वरूप पूरे विश्व में लगभग समान दिन और रात होते हैं। इक्विनॉक्स सिर्फ किसी एक गोलार्ध में नहीं होता है, ये ध्यान रखना, बल्कि संपूर्ण ग्रह पर अनुभव किया जाता है। इसलिए कथन 1 और 2 सही है, जबकि कथन 3 गलत है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 7, मार्च व सितंबर इक्विनॉक्स। मार्च कितना? 21 मार्च। और सितंबर कितना? 23 सितंबर। अभी बताया था थोड़ी देर पहले। यहाँ पर कथन आपको पूछे गए हैं। मार्च इक्विनॉक्स लगभग 21 मार्च को होता है, सही बात है। सितंबर इक्विनॉक्स लगभग 23 सितंबर को होता है, सही बात है। दोनों दिनों सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत होता है? नहीं, दोनों दिन में सूर्य जो होता है वो भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर लंबवत होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। मार्च और सितंबर इक्विनॉक्स वे समय होते हैं जब दिन और रात बराबर रहते हैं। मार्च में 21 मार्च और सितंबर में 23 सितंबर के आसपास। इन दोनों दिनों में ही सूर्य कर्क रेखा पर नहीं बल्कि विषुवत रेखा पर सीधा चमकता है। पृथ्वी की दूरी इन दिनों सूर्य की ओर दूर नहीं झुकी होती, सूर्य की ओर या दूर नहीं झुकी होती, बराबर होती है। इसलिए पूरे विश्व में प्रकाश समान रूप से वितरित होता है। कथन 1 और 2 सही है, 3 गलत है। 8वां नंबर का क्वेश्चन, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन के बारे में हमें बताइए। आप लोग क्या जानते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन? अभी थोड़ी देर पहले हम देखा था कि जो बीचों बीच से अर्थ को काटता है, ये एक काल्पनिक है, काल्पनिक सर्कल जो बना हुआ है, जो क्या करता है, दिन और रात को विभाजित करता है। इसके इधर वाला पार्ट, जैसे मान लो सूर्य यहाँ पर है, सूर्य यहाँ पर है, तो ये बीच वाला जो पार्ट है, ये बीच वाली जो लाइन है, वो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन होता है। ये पूरी पृथ्वी के चारों तरफ होता है। ठीक है, इस तरह से ये एक तरह से काल्पनिक सीमा होती है, जिसके इस तरफ वाला जो पार्ट जो सूर्य के समक्ष है, वहाँ तो होता है दिन, और इस तरफ वाला जो पार्ट होता है वहाँ पर होती है रात। ठीक है, तो इस सर्कल को हम कहते हैं सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। यह दिन और रात को विभाजित करता है, सही बात है। यह हमेशा पृथ्वी के झुकाव के समान झुका रहता है। नहीं, पृथ्वी का जो झुकाव है वो इस तरीके से है, जबकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बिल्कुल सीधा होता है इस तरीके से। ठीक है, तो ये गलत हो गया। यह पृथ्वी के चारों तरफ काल्पनिक सीमा है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, तो 1 और 3 हमारा राइट आंसर सही होगा, जब ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन वह काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर सूर्य वाली ओर दिन और अंधेरी ओर रात को अलग करती है। यह सूर्य के विपरीत दिशा में गोलाकार सीमा बनाता है। यह पृथ्वी के झुकाव के साथ हमेशा नहीं झुकता, बल्कि सूर्य पृथ्वी की स्थिति के आधार पर बनता है। सूर्य और पृथ्वी की जो स्थिति होती है उसके आधार पर यह बनता है। अगर सूर्य और पृथ्वी की स्थिति इस तरीके से है, नीचे की तरफ यानी कि मकर रेखा पर है, तो जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो इस तरीके से बनेगा। अगर कर्क रेखा पर है तो वो इस तरीके से बनेगा। अगर भूमध्य रेखा पर है तो वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, जिस तरह से सूर्य और पृथ्वी की स्थिति होती है उस तरीके से। जैसे मान लो सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर यहाँ पर होता है, सॉरी मकर रेखा पर यहाँ पर होता है, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो होगा वो इस तरीके से बनेगा। अगर सूर्य जो है वो भूमध्य रेखा पर होता है तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन ये वाला बनेगा। और अगर सूर्य और कर्क रेखा, सूर्य जो है वो कर्क रेखा पर होता है यहाँ पर, तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इस तरीके से बनेगा। मतलब जिस तरीके से सूर्य और पृथ्वी की स्थिति होती है उसी हिसाब से सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन बनता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये पृथ्वी को दो भागों में बांटता है, एक तरफ दिन होता है जो कि सूर्य की तरफ वाला होता है, और दूसरा रात होता है। सिंपल सी बात है। इसलिए कथन 1 और 3 सही है, लेकिन गलत कथन 2 है, क्योंकि सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन जो है धुरी के झुकाव के आधार पर नहीं बल्कि सूर्य के प्रकाश की दिशा के आधार पर निर्भर करता है कि सूर्य का जो प्रकाश है वो किस दिशा से आ रहा है। अगर इस दिशा से आ रहा है तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इस दिशा में हो, अगर इस दिशा से आ रहा है तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इस दिशा में होगा, और अगर इस दिशा में आ रहा है तो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन इस तरह से होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधान मध्याह्न रेखा प्राइम मेरिडियन की बात हो रही है। देखो जब हम बात करते हैं पूरे ग्लोब की, और ग्लोब को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं, तो बीचों बीच जो 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री ग्रीनविच रेखा है, 0 डिग्री जो देशांतर होता है उसे ही हम प्रधान मध्याह्न रेखा कहते हैं। यह ग्रीनविच से गुजरती है, सही बात है। ये 0 डिग्री देशांतर, सही बात है। यह पृथ्वी को पूर्व और पश्चिमी गोलार्ध दो भागों में बांटती है। इधर वाला भाग तो पश्चिमी गोलार्ध और इधर वाला भाग पूर्वी गोलार्ध, तो तीनों सही है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ प्राइम मेरिडियन वह रेखा है जिसे 0 डिग्री देशांतर माना गया। यह ब्रिटेन के ग्रीनविच वेधशाला से गुजरती है। विश्व समय जीएमटी यानी कि यूटीसी इसी के आधार पर तय किया जाता है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध में बांटती है। देशांतर की मूल रेखा और इससे पूर्व की ओर 180 तक पूर्व की ओर 180 और पश्चिम की ओर 180 देशांतर मापे जाते हैं। इन तीनों का पूर्णतः सही है। 10वां है यहाँ पर, विषुवत रेखा के बारे में आप क्या जानते हैं? सिंपल सी बात है, विषुवत रेखा बिल्कुल बीच से गुजरती है, जो कि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, यह है 0 डिग्री अक्षांश है, सही बात है। यहाँ वर्ष भर दिन और रात बराबर होते हैं, क्या ये सही है? यह केवल एशिया से गुजरती है, तो ये वाला कथन तो हमारा गलत हो गया। क्या ये वाली बात सही है? तो ये दोनों जो कथन है वो सही है। यहाँ वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं और यह है 0 डिग्री अक्षांश पर मौजूद होता है। ठीक है,
तीसरा वाला गलत है हमारा। विषुवत रेखा पृथ्वी के मध्य से गुजरने वाली 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। यहाँ सूर्य की सीधी किरणें अक्सर पड़ती है, इसलिए तापमान लगातार अधिक रहता है, तापमान ज़्यादा रहता है। भूमध्य रेखा के आसपास दिन और रात लगभग क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं। एक्चुअल में बराबर नहीं होते, लगभग बराबर होते हैं, ठीक है। हालांकि वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दिन थोड़ा लंबा भी हो सकता है। जो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, रिफ्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से दिन थोड़ा लंबा लगता है यहाँ पर। यह केवल एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका, दक्षिणी अमेरिका और कई द्वीपीय देशों से गुजरती है, इसलिए कथन 1 और 2 सही है जबकि 3 गलत है। देखो मैं बताता हूँ आपको भूमध्य रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा जो है वो यहाँ पर देखिए, मैप ऐड किया था मैंने, किया रहा। भूमध्य रेखा जो है वो टोटल 13 देशों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से देशों से होकर के गुजरती है? 13 देश। कितने देशों से? 13 देशों से। देखो इक्वेडर से होकर के गुजरती है, यहाँ है इक्वेटर, ये इक्वेडोर जो देश है वो यहाँ इससे गुजरती है। दूसरा ये है कोलंबिया से होकर के गुजरती है। तीसरा देखो ये ब्राज़ील से होकर के गुजरती है। चौथा ये देखो यहाँ पर येलो येलो कलर का ये गैबन है। इसके साथ में जो लगा हुआ है 5वें नंबर का कोंगो है। इसके साथ में जो लगा हुआ है 6वें नंबर का ये डेमोग्राफिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो है। 7वां जो इसके साथ में लगा हुआ है यो युगांडा है। 8वां जो है वो केन्या है। 9वां जो है वो है सोमालिया, यहाँ पर वो ये जो अरब सागर है उसके साथ लगा हुआ, ये हिंद महासागर के साथ। 10वां जो है ये यहाँ पर मालदीव है, भारत के दक्षिण में। 11वां यहाँ पर देखो ये इंडोनेशिया, इतना बड़ा देश है। और 12वां यहाँ पर पैसिफिक ओशन में एक आइलैंड है किरीबाती। और 13वां जो है वो साओ टोमे एंड प्रिंसिपे है, वो बहुत पीछे की तरफ है, ठीक है। थोड़ा सा तो टोटल 13 देश है यहाँ पर जिससे होकर के इक्वेटर गुजरती है। चलिए अपने नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन कौन सा आ गया था? 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं। अंटार्कटिक व्रत की बात करते हैं। अंटार्कटिक व्रत, इसके बारे में आप क्या जानते हैं? ये पूछा है कि यह है 66.5 डिग्री दक्षिण पर स्थित है। 66 डिग्री 30 मिनट, यहाँ पर ये 30 मिनट कर लेना, ठीक है। यहाँ वर्ष में एक बार 24 घंटे का दिन होता है, ये बात भी सही है। इसकी स्थिति स्थिर रहती है, नहीं ये इसकी स्थिति जो है वो स्थिर नहीं रहती है, ठीक है। चलिए कैसे, इसका जो राइट आंसर 1 और 2 सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं। अंटार्कटिका वृत्त 66 डिग्री 30 मिनट दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। ये तो पहली बात तो आपको, यह क्षेत्र उस स्थान को दर्शाता है जहाँ वर्ष में कम से कम एक दिन 24 घंटे का दिन तथा एक दिन 24 घंटे की रात होती है। रात में सूर्य मध्य रात्रि का क्षेत्र भी से कहा जाता है, ऐसा ही आर्कटिक वृत्त पर होता है। यह पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है, इसकी स्थिति स्थिर नहीं होती है। पृथ्वी के अक्षीय झुकाव में होने वाले छोटे छोटे बदलावों के कारण इसकी स्थिति में हल्की परिवर्तनशीलता रहती है। जैसे ही पृथ्वी का जो अक्ष होता है ना वो भी स्थिर नहीं है, जैसे जैसे उसमें छोटे मोटे बदलाव होते रहते हैं कई वर्षों से, उसी वजह से जो अंटार्कटिका सर्कल है, आर्कटिक सर्कल है, उसमें भी बदलाव होते रहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कथन 1 और 2 सही है जबकि गलत 3 है। आर्कटिक ए अंटार्कटिक वृत्त के बारे में देखिए, दोनों पर 24 घंटे दिन होता है, दोनों पर 24 घंटे की रातें होती है, दोनों समान अक्षांश पर। ये बात सही है, दोनों समान अक्षांश पर है। कितने पर? 66 डिग्री 30 मिनट पर है। अब आर्कटिक जो व्रत है वो तो है नॉर्थ में और अंटार्कटिक जो है वो है साउथ में, तो दोनों हम सेम अक्षांश पर, बस इतना दिया हुआ है। तो तीनों यहाँ पर हम ये कह सकते हैं सही है, लेकिन अपेरेंटली अगर देखा जाए तो दोनों पर 24 घंटे का दिन होता है और दोनों पर 24 घंटे की रात होती है। तो यहाँ पर ये सही बात होती है। ये थोड़ी सी कम हमें सही देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर तीनों हम देखें तो ये तीनों स्टेटमेंट जो है वो सही है। लेकिन ये ऑप्शन में ऐसा नहीं दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, केवल 1 और 2 को सही करेंगे। 1 और 2 को नहीं, 1 और 3 को हम सही करेंगे, इसको हम भूल जाते हैं अभी, ठीक है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो ठीक है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखते हैं क्या है इसके बारे में। ये थोड़ा डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है।
देखिए, अंटार्कटिक वृत्त पृथ्वी के नक्शे पर दर्शाई जाने वाली 5 मुख्य अक्षांश रेखाओं में से एक है। कौन कौन सी 5 मुख्य अक्षांश रेखाएं? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, आर्कटिक सर्कल, अंटार्कटिक सर्कल। ये 5 मुख्य अक्षांश रेखाएं जिनमें से एक है अंटार्कटिक वृत्त। यह 66.33 डिग्री 49 सेकंड इस समय ये यहाँ पर है। 66.63 डिग्री 49 दक्षिण अक्षांश के आसपास स्थित है। यह स्थान स्थिर नहीं है और थोड़ा बहुत बदलता रहता है। ये पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है। इस वृत्त के दक्षिण में स्थित क्षेत्र को हम अंटार्कटिक क्षेत्र कहा जाता है, जबकि इसके ठीक उत्तर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? सदर्न हेमिस्फीयर का टेम्परेट जोन कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो ये मैंने बनाई पृथ्वी, यहाँ पर हमने अंटार्कटिक सर्कल बना दिया, और ये है भूमध्य रेखा, और ये है मकर रेखा। तो मकर रेखा और अंटार्कटिक सर्कल के बीच वाला ये जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है सदर्न टेम्परेट जोन, यानी कि दक्षिण समशीतोष्ण क्षेत्र। अंटार्कटिक वृत्त के दक्षिण में वर्ष में कम से कम एक बार ऐसा समय आता है, इसके दक्षिण की बात की जा रही है यहाँ की, जहाँ पर सूर्य 24 घंटे तक क्षितिज के ऊपर रहता है, अर्थात मध्य रात्रि में भी सूर्य दिखाई देता है, जिसे हम मिडनाइट सन कहते हैं। और वर्ष में कम से कम एक बार सूर्य जो है वो 24 घंटे तक क्षितिज से नीचे रहता है, अर्थात दोपहर में भी सूर्य नहीं दिखता, उस जिसे हम कहते हैं पोलर नाइट। दोपहर हो जाती है लेकिन सूर्य दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ऐसी स्थिति उत्तरी गोलार्ध के आर्कटिक वृत्त में भी होती है। ये डिटेल जो है वो ध्यान रखना, क्वेश्चन को थोड़ा सा आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये जो मैटर है ना, वो आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखना। 13 नंबर का क्वेश्चन है कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा के बारे में अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था कि यह 23.5 डिग्री उत्तर पर है, सही बात है। यह भारत से गुजरती है, ये बात भी सही है। यह है केवल भारत से गुजरती है, ये बात गलत है, क्योंकि कर्क रेखा जो है वो बहुत सारे देशों से गुजरती है। तो 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा जो है वो कौन कौन से देशों से गुजरती है? ठीक है, नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर से गुजरती है, और ये मैक्सिको से जाती है, बहामास से जाती है, इजिप्ट से जाती है, सऊदी अरेबिया से जाती है, इंडिया से जाती है, और सदर्न चाइना, मतलब चाइना से होकर के भी जाती है। कर्क रेखा ध्यान रखना, चाइना से होकर के भी जाती है। बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हम जैसे ही इंडिया को पार करके ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हमें दिखता है कि म्यांमार, लेकिन म्यांमार से आगे चाइना का सदर्न पार्ट हमें देखने को मिलता है, जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, मैक्सिको, मिस्र, सऊदी अरब, चीन आदि भारत में यह सीधा लगभग 8 राज्यों से गुजर करती है। 8 राज्य कौन कौन से आप लोग नाम बता सकते हैं? मैं बताता हूँ। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। 4 ये हो गए, और 3 ये हो गए, और 1 ही ये हो गया। ठीक है, सूर्य की सीधी किरणों का उत्तरतम बिंदु है, इसके आगे सूर्य कभी नहीं जाता। ठीक है, सूर्य की सीधी किरणें केवल और केवल कर्क रेखा पर गिरेगी, इसके अलावा कहीं पर ऊपर की तरफ कहीं पर नहीं जाएगी, जहां सूर्य 21 जून को सीधा चमकता है। ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट है 14 नंबर, मकर रेखा। मकर रेखा के बारे में यहाँ पर कथन दिए गए हैं। यह है 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है, सही बात है। ब्राजील से दोनों विषुवत रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती है, ध्यान रखिएगा। ब्राजील ऐसी कंट्री है जिससे मकर रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है। तो ये हमारा उत्तर, ये वाला भी, एक मिनट, ये वाला भी सही होगा। इससे सूर्य कभी भी लंबवत, इससे सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकता है। तो ये राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य जो है वो एक बार मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। तो ये नहीं वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए देखिए। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइज एट 23.5 साउथ ऑफ द इक्वेटर एंड रन्स थ्रू ऑस्ट्रेलिया, चिली, सदर्न ब्राजील, मतलब ब्राजील का जो दक्षिणी पार्ट है वहां से। ठीक है, इसके अलावा नॉर्दर्न साउथ अफ्रीका से भी ये गुजरती है, यहाँ पर ये दिया हुआ है। ठीक है,
ब्राजील विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसे एक और विषुवत रेखा और दूसरी ओर मकर रेखा गुजरती है। ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखिएगा। पृथ्वी के झुकाव का प्रभाव, पृथ्वी जो है वो अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसका प्रभाव क्या क्या बनता है? सबसे पहली बात तो इसके झुकाव से ऋतुएं बनती है, सही बात है। बिना झुकाव के ऋतुएं समाप्त हो जाएंगी, सही बात है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन रात झुकाव के कारण ही होता है, तीनों बात सही है। अगर ये झुकी हुई नहीं होती तो ध्रुवों पर दिन और रात जो है वो, मतलब पूरी पृथ्वी पर जो है वो दिन और रात बराबर होते हैं। अगर ये झुकी हुई नहीं होती, मतलब ऋतुएं जो है वो समाप्त हो जाती। जिस अक्षांश पर गर्मी पड़ रही है उस पर हमेशा गर्मी पड़ती, जिस अक्षांश पर सर्दियां पड़ रही है उस अक्षांश पर हमेशा सर्दियां पड़ती, ठीक है। तो ध्रुवों पर इस ये वाला कोई सिस्टम नहीं होता। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन रात झुकाव झुकाव के कारण होता है। ध्रुवों पर 6 महीने का दिन रात झुकाव के कारण होता है, मतलब कि तीनों स्टेटमेंट सही है यहाँ पर। ये आप लोग पढ़ लेना स्क्रीनशॉट लेकर के। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ, यदि पृथ्वी झुकी न होती तो वर्ष भर हर स्थान पर सूर्य की स्थिति लगभग समान रहती और ऋतुएं लगभग समाप्त हो जाती। ऋतुएं नहीं बनती। ध्रुवों पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात भी इसी झुकाव का परिणाम। लीप वर्ष, लीप वर्ष की बात होती है, सिंपल सी बात है, हर 3 साल बाद में चौथे साल में लीप वर्ष आता है। मतलब 3 साल का जो 4 सालों का जो 6 6 घंटे का गैप होता है, उसको एक साथ जोड़ करके एक दिन ऐड कर दिया जाता है, वो भी 29 दिन को, 29 फरवरी को। हर चौथे वर्ष एक अतिरिक्त दिन जोड़ा जाता है, सही बात है। फरवरी 29 का हो जाता है, यह पृथ्वी की 365 से 1/4 दिन की क्रांति अवधि के कारण होता है। यहाँ पर ये तीनों सही है, ऑप्शन नंबर ए। ये हमने पढ़ लिया है पहले भी, ये डिटेल आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है लीप वर्ष में दिन जो है वो पूरा वर्ष जो है वो 366 दिन का हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस समय फरवरी जो है वो एक दिन बढ़ करके 29 दिन की हो जाती है। डे लाइट सेविंग टाइम क्या है? देखो, डे लाइट सेविंग टाइम क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोगों ने पढ़ा होगा पहले भी। इससे घड़ी को 1 घंटा पीछे किया जाता है, नहीं पीछे नहीं किया जाता, इसमें घड़ी को 1 घंटा क्या किया जाता है, आगे किया जाता है। ताकि क्या हो, गर्मियों के टाइम पर ये आगे किया जाता है, क्योंकि गर्मियों के टाइम में क्या होता है, दिन बड़े होते हैं। डे लाइट सेविंग के अंदर मतलब दिन बड़े जो होते हैं, उस डे लाइट को सेव करने के लिए घड़ी को 1 घंटा आगे कर दिया जाता है। यह गर्मी में लागू किया जाता है। इससे शाम को अधिक प्रकाश मिलता है। रात का टाइम होता है, शाम का टाइम में उसमें एक 1 घंटे एक्स्ट्रा हमें सनलाइट हमें देखने को मिलती है। मतलब गर्मी जो है वो और ज़्यादा बड़ी हो जाती है इसके, इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। डीएसटी उन देशों में लागू होते हैं जहाँ गर्मियों में दिन लंबे बहुत हो जाते हैं, बहुत लंबे हो जाते हैं। इसमें घड़ी को आमतौर पर 1 घंटा आगे किया जाता है। मतलब जहाँ पर 7 बज रही होती है ना, वहाँ पर 8 बज जाते हैं, ठीक है। ताकि शाम का समय अधिक उजाले के साथ मिल सके। इसका उद्देश्य ऊर्जा बचत, पर्यटन, व्यवसाय और खेलों को शाम में अधिक प्रकाश देने का होता है, ठीक है। ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिन की लाइट का प्रयोग कर सके और बिजली बच सके, दिन की लाइट का प्रयोग कर सके और बिजली का बचाव हो सके। खेल जो है वो ज़्यादा टाइम तक खेले जा सके, लंबे टाइम तक। जैसे गेम जो होते हैं वो 7 बजे तक खेल रहा है कोई, तो घड़ी जब आगे कर देंगे तो 7 की जगह 8 बजेंगे, तो वो हो वहाँ पर ऐसा होगा कि जो गेम है वो 7 बजे तक नहीं 8 बजे तक खेले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए जो कथन एक है वो गलत होगा, क्योंकि घड़ी जो है वो आगे की जाती है, पीछे नहीं। डीएसटी के नुकसान भी है। देखो, डीएसटी का जो नुकसान है होता है वो क्या होता है, समय की गणना प्रभावित होती है, सही बात है, ये पहला नुकसान हो गया। नींद की जो दिनचर्या होती है वो बिगड़ जाती है, ये भी नुकसान होता है। यह यात्रा व्यवस्था आसान बनाता है, ये जो है वो नुकसान नहीं है, ये फायदा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये यात्रा व्यवस्था आसान बनाता है, तो ये गलत हो गया। तो पहला और दूसरा सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। ये देख लीजिए आप लोग, डीएसटी जहाँ कुछ फ़ायदे देता है वहीं कोई नुकसान भी लाता है। घड़ी बदलने की वजह से समय गणना, रेलवे फ्लाइट शेड्यूल, बिलिंग और डाटा रिकॉर्डिंग में गड़बड़ियाँ हो सकती है। लोगों की नींद और शरीर की आंतरिक घड़ी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो भी प्रभावित होती है, जिससे स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। यात्रा आसान बनाने वाला कथन गलत है, क्योंकि डीएसटी यात्राओं की और ज़्यादा उलझाते हैं। कहीं दूर से फ्लाइट आ रही है, उसका जो टाइम है वो 6 बजे का है, लेकिन यहाँ पर वो पहुँच रही है 7 बजे, क्योंकि हमने घड़ी आगे कर दी। तो जो यात्राएं जो है वो गड़बड़ियाँ कर देता है, आसान नहीं बनाता, ठीक है। इसलिए कथन 1 और 2 सही है।
19वां जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, सूर्य का भूमध्य रेखा के ऊपर होना मार्च इक्विनॉक्स में होता है, सितंबर इक्विनॉक्स में होता है, जून सोलिस्टिस में नहीं होता है। तो 1 और 2 सही है, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया यहाँ पर। यह हमने पढ़ लिया है पहले। दक्षिणी गोलार्ध के बारे में क्या है, देखो जून सोलिस्टिस पर यहाँ सर्दियाँ होती है, सही बात है। जब हमारे यहाँ पर उत्तरी गोलार्ध में गर्मियाँ होती है, तो उस टाइम पर दक्षिणी गोलार्ध में जून सोलिस्टिस, हमारे जो उत्तरी गोलार्ध में जून सोलिस्टिस होता है उसकी वजह से दक्षिणी गोलार्ध में सर्दियाँ होती है। पहली बात तो ये। दिसंबर सोलिस्टिस पर यहाँ गर्मियाँ होती है, सिंपल सी बात है। जब दिसंबर में सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में होता है, इसलिए वहाँ पर क्या होती है, गर्मियाँ होती है। यहाँ सूर्य कभी लंबवत नहीं चमकता, दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य एक बार लंबवत चमकता है और वो मकर रेखा तक जा करके आता है। तो ये ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। तो 1 और 2 सही है, बाकी तीसरा सही नहीं है। सूर्य लंबवत यहाँ पर चमकता है, और जबकि यहाँ पर क्या दे रखा है, नहीं दे रखा है, ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर सूर्य यहाँ लंबवत इसलिए नहीं चमकता कहना गलत है, क्योंकि मकर रेखा पर सूर्य वर्ष में एक बार जरूर जरूर लंबवत चमकता है, इसलिए कथन 1 और 2 सही है और तीसरा गलत है, ठीक है। 21वां क्वेश्चन है पृथ्वी की कक्षा के बारे में। पृथ्वी की कक्षा पूर्ण वृत्त है, नहीं। पृथ्वी की कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है, दीर्घ वृत्ताकार है पृथ्वी की कक्षा। सबसे पहली बात तो पृथ्वी की गति समान रहती है, नहीं। ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी गलत है, पृथ्वी की गति हमेशा समान नहीं रहती है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए, देखो पृथ्वी का जो पथ है वो दीर्घ वृत्ताकार है, तो किस समय, यहाँ पर दो समय दिया हुआ है आप लोगों को, एक तो अपसोर और एक है उपसोर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया है क्लास में। आप लोग ये बताइए कि अपसोर के समय या उपसोर के समय कौन से समय पृथ्वी की गति आगे बढ़ने की, मतलब पृथ्वी की आगे बढ़ने की गति तेज हो जाती है, और कौन से समय पृथ्वी की गति धीमी हो जाती है, ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ये देख लिए पृथ्वी की गति समान नहीं रहती है, कक्षा दीर्घ वृत्ताकार है, केवल ये ऑप्शन सही है, मतलब केवल तीसरा जो ऑप्शन है वो सही, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। पृथ्वी की कक्षा एक पूर्ण वृत्त नहीं है बल्कि एक दीर्घ वृत्त है, जिसके कारण पृथ्वी की सूर्य दूरी साल भर थोड़ी बदलती है। इस दूरी पर कारण पृथ्वी की गति बदलती है, सूर्य के करीब होने पर तेज और दूर होने पर, यहाँ पर मैंने बता ही दिया यार। आप लोग वहां पर अपसोर और उपसोर वाला कमेंट करके लिखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विभिन्न रेखाएं और देश दिए गए हैं। विषुवत रेखा केन्या से गुजरती है, कर्क रेखा भारत से गुजरती है, और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, तीनों सही है। अभी हमने देखा था, ये देखिए यहाँ पर केन्या लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखिए 8वें नंबर के ऊपर केन्या, मतलब भूमध्य रेखा केन्या से होकर के गुजरती है, ये हो गया। कर्क रेखा भारत से गुजरती है हमने देखा था, और मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया से गुजरती है, तो तीनों सही है, तीनों कथन यहाँ पर सही है, ठीक है। 23वां नंबर का क्वेश्चन है पृथ्वी का घूर्णन के बारे में। सूर्य पूर्व में उगता है पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, सही बात है। पृथ्वी एक काल्पनिक धुरी पर घूमती है, ये बात भी सही है। इससे ऋतु परिवर्तन होता है, नहीं, घूर्णन की वजह से ऋतु परिवर्तन नहीं होता है, तो 1 और 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जबकि तीसरा गलत हो जाएगा। 24वां नंबर का क्वेश्चन है आर्कटिक वृत्त के बारे में। जून में यहाँ 6 महीने दिन रहता है, सही बात है। जब पृथ्वी पर 23.5 डिग्री कर्क रेखा पर सूर्य चमकता है, तो उस समय यहाँ पर आर्कटिक वृत्त पर 6 महीने का दिन रहता है। दिसंबर में यहाँ 6 महीने की रात होती है, क्योंकि दिसंबर में सूर्य जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में चला जाता है, तो यहाँ पर रात हो जाती है। सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकता, आर्कटिक वृत्त पर सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकता, ये बात भी सही है, क्योंकि सूर्य की जो लंबवत चमकने की दशा है वो कर्क रेखा तक ही जाती है, उससे आगे नहीं जाती है, तो सूर्य कभी भी आर्कटिक वृत्त पर लंबवत नहीं चमकता है। तो तीनों यहाँ पर ऑप्शन सही है, तीनों कथन यहाँ पर सही है। पृथ्वी की धुरी के बारे में, यह एक काल्पनिक रेखा है, सही बात है। यह उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है, नहीं। हाँ, ये उत्तर और दक्षिण ध्रुव को जोड़ती है, ये बात भी सही है। और पृथ्वी जो है वो इसी पर घूमती है, सही बात है। तीनों सही है यहाँ पर, तीनों कथन सही है। विषुवत रेखा के ऊपर जब सूर्य होता है तब क्या होता है, वर्ष में 2 बार सीधा ऊपर होता है, सही बात है। कौन कौन से दिन, 23 सितंबर को और 21 मार्च को। पहली बात तो मार्च और सितंबर में होता है, भारत में यह नहीं होता है, क्योंकि भारत से होकर के भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होकर के जाती नहीं है, तो ये भारत में कैसे होगा, तो ये सही है कथन। तो 1 2 और 3 तीनों सही है,
ऑप्शन सभी तीनों सही है, ठीक है, सभी कथन सही है। सूर्य का सर्वोच्च स्थान देखो यहाँ पर दिया हुआ है, सर्वोच्च स्थान जून सोलिस्टिस पर सूर्य उत्तरी गोलार्ध में सबसे ऊपर होता है, सही बात है। दिसंबर सोलिस्टिस पर सूर्य दक्षिण गोलार्ध में सबसे ऊपर होता है, सही बात है। इक्विनॉक्स पर सूर्य ध्रुवों पर सबसे ऊपर होता है, इक्विनॉक्स पर नहीं, ये भूमध्य रेखा पर होता है इस टाइम पर, ठीक है। तो ये तीसरा गलत हो गया, एक और दो सही है, कथन 3 गलत है। क्वेश्चन नंबर 28, घूर्णन के प्रभाव दिन और रात बनते हैं, ज्वार भाटा उसी से बनते हैं, सूर्य की ऊंचाई में दैनिक परिवर्तन होता है। देखो अगर हम ज्वार भाटा की बात करें तो ज्वार भाटा जो है वो चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बनता है, सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से बनता है, ठीक है। लेकिन जब हम पृथ्वी के घूर्णन की बात करते हैं तो पृथ्वी के घूर्णन की वजह से भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब अपकेंद्रीय बल एक्टिव होता है, जिससे ज्वार भाटा बनता है, ठीक है। तो ये भी सही हो जाएगा। और तीसरा, सूर्य की ऊंचाई में दैनिक परिवर्तन होता है, सूर्य की ऊंचाई में दैनिक परिवर्तन भी होता है, ठीक है। तो तीनों हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखो जबकि दो गलत दिया हुआ है, क्यों क्यों दिया हुआ है यहाँ पर, ज्वार भाटा मुख्य रूप से चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल से उत्पन्न होते हैं, न कि पृथ्वी के घूर्णन से। लेकिन जब हम ज्वार भाटा पढ़ते हैं तब हम ये देखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन की वजह से, रोटेशन की वजह से जो सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल होता है उसके जस्ट विपरीत एक बल्ज और क्रिएट होता है, जिससे हम ज्वार कहते हैं। तो यहाँ पर ये इसको मत पढ़ना, ठीक है, इसको मत पढ़ना। आप लोग केवल इस यहाँ पर ध्यान रखना, दिन रात भी बनते हैं, ज्वार भाटा भी बनते हैं, उसी से बनते हैं। यहाँ पर ये गलत हो गया, सही बात है, एक्सप्लेनेशन सही दे रखा था। देखो यहाँ पर उसी से बनते हैं, केवल इसी से नहीं बनते हैं, उससे बनते हैं लेकिन उसी से नहीं बनते, ठीक है। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो ये भी आप लोग ये सही कर लीजिएगा, केवल उसी से नहीं बनते हैं। यहाँ पर गुरुत्वाकर्षण भी काम आता है सूर्य और चंद्रमा का, प्लस पृथ्वी का घूर्णन भी काम आता है, ठीक है। तो इसलिए कथन दो गलत हो गया। 29वां क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर समय निर्धारण और देशांतर के बारे में आपको बताना है। प्रत्येक 15 डिग्री देशांतर के अंतर पर 1 घंटे का समय अंतर होता है, ये हमने पढ़ लिया, पिछली वाली एमसीक्यू क्लास में हमने कर भी लिया। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री ईस्ट देशांतर पर आधारित है, ये भी हमने पढ़ लिया, सही बात है। 180 डिग्री देशांतर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है जो समय परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका है, तिथि परिवर्तन या समय परिवर्तन, तो तीनों यहाँ पर सही है। देखिए इसलिए कथन 3 भी सही है, एक दिन बढ़ता है और पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन घटता है, तो तीनों कथन सही होने के कारण डी विकल्प सही है। लास्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का झुकाव और सूर्य की ऊंचाई, सूर्य की ऊंचाई वर्ष भर बदलती रहती है, क्या ये सही है? सही बात है, सूर्य की ऊंचाई वर्ष भर बदलती रहती है। सर्दियों में हमें दिखाई देता है कि सूर्य की ऊंचाई कम होगी और गर्मियों में सूर्य की ऊंचाई सॉरी सर्दियों में हाँ सूर्य की ऊंचाई ज़्यादा हो गई और गर्मियों में सूर्य की ऊंचाई कम हो गई। यह झुकाव क्रांति और झुकाव दोनों के कारण होता है, यह झुकाव और क्रांति दोनों के कारण होता है, सही बात है। बिना झुकाव के ऊंचाई समान रहती है, ये स्टेटमेंट थोड़ा सा अधूरा है तो इसको हम कंसिडर पर नहीं करते, तो 1 और 2 यहाँ पर हम सही कह देंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पर पृथ्वी का झुकाव और सूर्य के चारों ओर इसकी परिक्रमा मिलकर वर्ष भर सूर्य की ऊंचाई में बदलाव करते रहते हैं। यही कारण है कि अलग अलग मौसमों में सूर्य अधिक ऊंचा या कम ऊंचा दिखाई देता है, ठीक है। यदि पृथ्वी का झुकाव शून्य होता तो सूर्य की ऊंचाई अधिकतर समान रहती और ऋतुएं भी समाप्त हो जाती, लेकिन पृथ्वी झुकी हुई है इसलिए इसका जो ऊंचाव है, जो निचाव है वो बदलता रहता है, इसलिए कथन 1 और 2 सही, जबकि 3 संभावित लेकिन अपूर्ण कथन है, तीसरे कथन को हम नहीं पढ़ते हैं। तो ये थी हमारी क्लास एमसीक्यू की क्लास, ये एमसीक्यू की दूसरी क्लास थी। अगर आप लोगों को ये क्लास पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर ले। और हाँ, कुछ करो चाहे न करो, देखो लाइक करो चाहे न करो लेकिन कमेंट ज़रूर किया करो, क्योंकि कमेंट से पता चलता है कि हाँ क्लास देखी है या नहीं देखी है पूरी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना। जय हिंद।